गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे नए टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 एचसी वर्मा का है। क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसा दिया गया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको दे दिया है। ये आपको बिगर ब्लॉक है या स्मॉलर ब्लॉक है, आपसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का कोशिश किया गया है। स्प्रिंग है, अब इसमें किस टाइप से मोशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहले इसका बेसिक समझिए। ये क्या होगा, ये क्या चाहेगा, ये मास चाहेगा कि ये नीचे आए, लेकिन ये स्प्रिंग है जो इसको रोक के अभी तक रखा है। स्प्रिंग चाहेगा कि ये ऊपर जाए, क्योंकि स्प्रिंग चाहता है हमेशा वो अपना नेचुरल लेंथ को गेन करे, मतलब अटेन करके, तो एटलीस्ट अटेन करके रखे। इधर हम नीचे फिक्स करके रखे हुए हैं तो नीचे नहीं आ सकता, इस टाइप से बैलेंस होगा। तो ध्यान से देखिए, एक ऐसा टाइम आएगा जब ऊपर से लगने वाला mg और नीचे से लगने वाला, नीचे से ऊपर लगेगा, ऊपर से इसका नीचे लगेगा कौन सा फोर्स, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी mg, और ऊपर लगेगा कौन सा फोर्स kx। कुछ देर के लिए ये समझ जाइए, इसको कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, अब ध्यान से, स्प्रिंग फोर्स के वजह से ये ऊपर जाएगा, लेकिन mg के कारण ये नीचे जाएगा। एक ऐसा पोजीशन आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और नीचे का mg एक दूसरे को क्या कर ले, काउंटर करे और बैलेंस कर ले, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको समझाएं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। स्मॉलर ब्लॉक है, इसके ऊपर बिगर ब्लॉक है, उसके ऊपर स्मॉलर ब्लॉक, इस टाइप से सेट किया गया है। आपसे पूछा है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, मतलब जब नीचे का mg ऊपर का स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, वो पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। बैलेंस करेगा, वहां पे हम इसमें एक डिस्प्लेसमेंट देंगे, x डिस्प्लेसमेंट देंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, SHM करेगा। जब ये SHM करेगा तो आप बताइए रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, फर्स्ट पार्ट से पूछा है आपसे, find the resultant force on a smaller block when it is displaced through x above in its equilibrium position। सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट पहले बन जाए, सेकेंड पार्ट तो इजी है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है रिजल्टेंट फोर्स आप बताइए, और वो भी किस पे, स्मॉलर ब्लॉक पे। रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x एवब इन इट्स इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर और नीचे का फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें x डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जिसके वजह से ये क्या करेगा, SHM करेगा। क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। रिजल्टेंट फोर्स, तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपसे पूछा स्मॉलर ब्लॉक का, तो स्मॉलर ब्लॉक का ही बनाते हैं। ये है स्मॉलर ब्लॉक, यानी ऊपर वाला, जिसका मास आपको m दिया हुआ है। अब नीचे लगेगा इस पे कौन सा फोर्स, mg। ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स का एक और वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये भी समझ लीजिए। अब ये दोनों साथ है, ऊपर लगेगा कौन सा फोर्स, ऊपर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। निगेटिव साइन ये कह रहा है कि जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कुछ नहीं। इसका आप मोड भी लेके चल सकते हैं, मतलब सिर्फ वो डायरेक्शन के लिए निगेटिव साइन है। अब ध्यान से देखिए, एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि ये बिगर ब्लॉक पे अटैच्ड है, मतलब इस पे रखा हुआ है, तो इस पे एक और फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल फोर्स, तो ऊपर एक और फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अब क्या होगा, ऊपर नॉर्मल, ऊपर एक और फोर्स है जिसको आप कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, नीचे mg। तब इसका जब आप इक्वेशन लिखिएगा तो क्या पाइएगा, आपसे पूछा है रिजल्टेंट फोर्स, तो ये जाएगा किधर। रिजल्टेंट का क्या मतलब है कि ओवरऑल फोर्स, नेट फोर्स, उसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए, ऊपर दो फोर्स लग रहा है, नीचे mg, लेकिन जाएगा ये नीचे। इसलिए नीचे जाएगा क्योंकि ऊपर तो ये जा नहीं सकता, ऊपर जाने का व्यवस्था तो है नहीं कि ये यहाँ रखेंगे ऊपर भाग जाएगा ऑलमोस्ट नीचे ही जाएगा। तो आपसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आप इस पे बताइए। तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ऊपर क्या है, नॉर्मल
और ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स अभी लिख देते हैं, उसका वैल्यू होगा एम ओमेगा स्क्वायर, लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम क्या निकालें, नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब जाएगा नीचे, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेट फोर्स के वजह से इसमें जो क्या आ रहा है, एसएचएम हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके वजह से ये एसएचएम करेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, अल्टीमेटली नीचे जाने का ही व्यवस्था है, ऊपर तो जाएगा नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड एमजी, इसको बैलेंस करने वाला ऊपर एक फोर्स है जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स है, और एक और फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इतना फोर्स इस पे लग रहा है। अब इसके वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एम जी माइनस नॉर्मल दैट इज इक्वल टू, ये राइट साइड जब आएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। अब आ गया ये इसके बराबर है। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा है रिजल्टेंट फोर्स, इसका वैल्यू आपको पता है। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है, के बाय एम। अब ये दोनों आपस में अगर साथ हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के, मतलब समझो कि m1 और m2 दो अलग अलग मास नहीं है, जब ये साथ हैं तो m1 प्लस m2 यूज कीजिए, तो k बाय m होता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, k तो k ही रहेगा, मास इसमें दोनों का ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहां से आपका क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू है आपका mg माइनस नॉर्मल, ये आपका है इस पे नेट फोर्स, ये भी आप समझ सकते हैं, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। आपसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्मॉलर ब्लॉक, जब हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, और कितना से डिस्टर्ब करते हैं, x से डिस्टर्ब करते हैं, तब उसमें रिजल्टेंट फोर्स के वजह से क्या होगा, इसमें एसएचएम करेगा। मतलब mg ये आपका है रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, mg माइनस नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए, अब एक ऐसा पोजीशन आएगा कि ये साथ है अभी, और साथ नहीं भी तो हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल 0 हो जाए, मतलब ये कांटेक्ट एक दूसरे के छोड़ दे, मतलब कि ये बिगर ब्लॉक जो है स्मॉलर ब्लॉक का कांटेक्ट अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, छोड़ भी सकता है, छोड़ेगा तो आप बताइए, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा जब ये एक दूसरे का कांटेक्ट छोड़ने वाले होंगे। सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच द ब्लॉक में ऑसिलेट्स टुगेदर, मतलब ब्लॉक जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहां से आप लिखिएगा mg माइनस नॉर्मल। इस केस में सी वाले पॉइंट में जब ये कांटेक्ट छोड़ने की स्थिति में रहेगा तो नॉर्मल का वैल्यू 0 रख देंगे, जहां से mg डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा। अभी तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बस रिजल्टेंट फोर्स, तो m रहेगा। देखिए ओमेगा का वैल्यू यहां से आप डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, k बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपका आ गया क्या है, इसको कह सकते हैं आप रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्मॉलर ब्लॉक। ये हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, तो यहां से क्या आ गया, mg माइनस नॉर्मल दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नेट फोर्स। अब एक पोजीशन आएगा जब एक दूसरे को कांटेक्ट छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, mg डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये इस पे mg ऊपर लगा, और इस पे वही जो नॉर्मल है एक दूसरे पे लगा रहा है, तो जो नॉर्मल इस पे लगाएगा वही नॉर्मल एक दूसरे पे भी लगाएगा। नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट फोर्स होगा जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये इस पे नॉर्मल लगाया, ये फिर वापस से इस पे नॉर्मल लगा लिया, तो जब दोनों साथ हैं तो नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाए तो कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा। आपसे पूछा था स्मॉलर ब्लॉक पे, तो स्मॉलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, और उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स आपसे पूछा है। तो ये आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आया, इसके वजह से इसमें मोशन होगा, मतलब ऊपर से नॉर्मल बैलेंस करेंगे। नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये देखिए जो स्प्रिंग फोर्स है वो नॉर्मल के वजह से ही इसमें आ रहा है,
तो ये आया। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड द नॉर्मल ऑन अ स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे उस पे नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा। नॉर्मल का वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसको लिखिएगा के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। इधर ये जाए, इसको इधर बुला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस, सिंपल सा बात है। नॉर्मल यहां से अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से नॉर्मल का आपका वैल्यू आ जाएगा। नॉर्मल का भी वैल्यू आपका सेकेंड पॉइंट में पूछा है। थर्ड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कब ऐसा होगा कि ये दोनों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, उसके बाद एक दूसरे को ये क्या कांटेक्ट छोड़ देंगे। जब कांटेक्ट छोड़ देंगे तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिजिक्स में कांटेक्ट लूज कर रहा है तो आप नॉर्मल फोर्स को जीरो कर सकते हैं। नॉर्मल फोर्स को जब आप जीरो कीजिएगा तो आपका जो आएगा एम्पलीट्यूड वो होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच ब्लॉक में ऑसिलेट्स टुगेदर। तो ये आपका ओमेगा का वैल्यू है, इसमें पुट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, सी पॉइंट में इसमें नॉर्मल का वैल्यू पूछा है, नॉर्मल का वैल्यू ओमेगा का वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, आपको नॉर्मल आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में नॉर्मल पूछा है। थर्ड पॉइंट में आप एन का वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एम जी डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से एम ओमेगा का वैल्यू रखिएगा तो के बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स। यहाँ से x का वैल्यू जो ले आइए, x का वैल्यू आप रखिएगा, m से m कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा g इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई के। ये आ गया, इसी कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आ गया, x का क्या वैल्यू आ गया, g इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई के। ये आपका आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कब, जब विच द ब्लॉक में ऑसिलेट्स टुगेदर। उसके बाद क्या है, एक दूसरे को कांटेक्ट छोड़ देंगे। कांटेक्ट छोड़ते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल बराबर जीरो। नॉर्मल बराबर जीरो पुट कीजिएगा तो आपसे मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, ये आपका है मैक्स। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इससे अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड आप रखिएगा तो ये स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक एक दूसरे का क्या कांटेक्ट छोड़ देंगे। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आपका ये आया। सेकंड पार्ट में नॉर्मल पूछा है, तो नॉर्मल जब पूछा है तो नॉर्मल को इधर रखेंगे, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू क्या आता है, के बाय एम। जब ये साथ चल रहे हैं, मतलब कि इसके साथ चलेंगे तो के बाय एम होता है। एम क्या हुआ, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और जब छोड़ेगा तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड अगर हुआ तो ये एक दूसरे का कॉन्टेक्ट छोड़ देंगे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा का है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेंशन है इस टाइप का स्प्रिंग है, इधर फोर्स F लग रहा है, इसका मास कैपिटल M है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल K है। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट इस टाइप का मोशन कर रहा है, और क्या किस टाइप से मोशन करेगा, F4 से, जो इसको क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है और इधर पीछे क्या लगेगा फोर्स, आपको पता है पीछे लगेगा Fs स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाले फोर्स बैलेंस हो जाएगा। आगे लगने वाला फोर्स कैपिटल F, पीछे लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू kx। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का मोशन बताइए और एम्पलीट्यूड भी बताइए, टाइम पीरियड भी बताइए, मतलब हर चीज बताइए। आपसे बस इतना दिया हुआ है कि आगे F फोर्स लग रहा है, पीछे कौन सा लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, उसका वैल्यू क्या होता है, kx के बराबर। आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, फर्स्ट पार्ट में एम्पलीट्यूड, फिर आपसे टाइम पीरियड भी पूछा ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। सेकेंड पार्ट में पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी पूछ रहा है अभी, व्हेन इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान से देखिए, आगे दो पोजीशन को ये एक्वायर करेगा। अगर ये फोर्स नहीं लगता,
ये अगर फोर्स नहीं लगता तो क्या होता, ये ऐसे ही रुका होता, में कोई मोशन नहीं होता। लेकिन इसमें अगर एफ फोर्स आगे लग रहा है और तो पीछे एक और फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, तो इस टाइप से टू एंड फ्रो कुछ देर के लिए करेगा। और आपसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड भी बताइए, टाइम पीरियड भी बताइए, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन। और थर्ड पार्ट पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताइए। मतलब हर चीज आपसे पूछने का कोशिश किया है। इंफॉर्मेशन बस इतना ही दिया हुआ है, आगे फोर्स कैपिटल एफ है। आपसे एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के भी सुना देते हैं, जो भी पोजीशन है। Unstretched, a spring is shown in an unstretched. Man starts pulling on the cord. The mass of the block is capital M. Man exerted a constant force that is a capital F. और बाकी यही क्वेश्चन आपसे दिया गया। अब ध्यान से देखते हैं किस टाइप से हम इसका टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। तो आगे लगने वाला फोर्स, अब इस पे ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक पे फोर्स कौन कौन सा लगेगा। आगे लगने वाला फोर्स आपका है F, ये आपका कांस्टेंट फोर्स है, ये आपका कांस्टेंट फोर्स है। पीछे फोर्स लगेगा आपका, वो आपका है KX, ये आपका कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। अब इसमें मोशन आएगा और इस मोशन का आपको टाइम पीरियड निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, KX इज इक्वल टू F। सिंपल सा बात है, आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तब ये कहते हैं, सोचिए कि क्या होगा, इधर लगने वाला फोर्स आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने, देखिए ये आगे कुछ देर तक ये आगे ब्लॉक जाएगा, कुछ देर तक आगे जाएगा, एक पॉइंट पे जाके आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी स्प्रिंग फोर्स जो है कैपिटल एफ के बराबर हो जाएगा। तो वो पोजीशन कौन सा हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये वापस पीछे आएगा, पीछे आने का कोशिश करेगा। और आपको क्या बताना है, एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो एफ यहां से एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या आ गया आपका F/K। अब आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट L/G। जब भी हम पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाले थे तो L/G आया था। तो याद रखिए, L क्या है डिस्प्लेसमेंट, G क्या है एक्सेलरेशन। आप यहां से भी याद रख सकते हैं, टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट। देखिए L क्या है, L क्या है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या है G दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये भी टाइम पीरियड है। आपको डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपको ये एम्पलीट्यूड पता है, तो ये आपका हो गया मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस्ड करेगा और वापस से ऐसे आगे पीछे होता रहेगा। ये कांस्टेंट फोर्स आगे लगता रहेगा, ये आगे पीछे, फिर क्या लगेगा, फिर स्प्रिंग फोर्स की वजह से फिर पीछे आएगा, फिर ये कांस्टेंट फोर्स उसको आगे फिर ले जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा। आपसे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है क्या, L/G। यहां से भी समझिए, L क्या है, L क्या है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट, और G क्या है जहां पे एक्सेलरेशन जो है G के तरह काम करता है। तो ये आप याद रखें। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये आप लगा दीजिए, तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपको पहले से पता है क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, x क्या है, x डिस्प्लेस्ड किया, डिस्प्लेस्ड कितना किया, x डिस्प्लेस्ड किया, x डिस्प्लेस्ड किया, तो डिस्प्लेस्ड किया तो x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा x। और उसके बाद एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन फोर्स बराबर क्या होता है ma। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिएगा तो F/m आ जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट यहां से निकल गया, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से निकल गया। एक्सेलरेशन होता है F, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मास क्या है कैपिटल M, तो ये आपका आ जाता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स भी पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है,
तो आप दोनों को डिस्प्लेस्ड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड पूछा है तो एम्पलीट्यूड तो सिंपली हो जाएगा एक्स, ये आपका एम्पलीट्यूड हुआ। एम्पलीट्यूड फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया, एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो एक्स का वैल्यू आ गया वही एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम ये कितना जा सकता है, f/k। तो फर्स्ट पार्ट ये पूछा। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है क्या, टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड में आप डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन कर दीजिए। तो जब इसको आप कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का वैल्यू आपका आ जाएगा 2π√, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x दैट इज इक्वल टू f/k। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स f लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास कैपिटल M। f से f कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा 2π√m/k। ये टाइम पीरियड पहले भी हुआ करता था। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं m/k, ये हम पहले भी प्रूव किए m/k। ये टाइम पीरियड होता है m/k। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला याद है, लेकिन यहाँ से लिखने में थोड़ा मतलब ये समझ में आता है कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इस टाइप से आया। आपसे एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपसे बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है कि स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी होगी। आपको सब कुछ निकलता है, हाफ kx², इतना एनर्जी होगा। x का वैल्यू आपको पता है, बस पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ kx² की वजह से आपका आ जाएगा। बी पार्ट पूछा है कि स्टोर्ड इन एनर्जी हाफ k का k, x का x² जब रखिएगा तो x का वैल्यू आता है f/k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ k से k कैंसिल, तो f²/k। ये आपका आ गया बी पार्ट। क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ kx², x का वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा। अब फिर पूछा है आपसे लास्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² या हाफ kx²। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो स्प्रिंग एनर्जी होगा, वही काइनेटिक एनर्जी होगा। आगे फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा हाफ kx² या हाफ mv²। v का वैल्यू क्या होता है, v इज इक्वल टू a ओमेगा। v का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू √a² - x²। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं, v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ओमेगा इंटू a। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू a। तो हाफ mv² भी लगा सकते हैं। तो आपका इस पार्ट में स्टोर्ड इन स्प्रिंग एनर्जी हाफ kx², हाफ mv²। v का वैल्यू आपको पता है कब, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो वो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू ओमेगा x। सिंपली बात है, हाफ ओमेगा x² का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, हाफ m मास m v²। v क्या है, ओमेगा इंटू x, ओमेगा² इंटू x²। x का वैल्यू पता है, ओमेगा का भी वैल्यू पता है, टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा भी निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, हाफ mv²। m वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, जब ये मीन पोजीशन पे रहता है तो x का वैल्यू 0, तो इसमें स्प्रिंग एनर्जी होगा वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यानी कि सी पॉइंट में आपसे जो पूछा है हाफ mv² भी लगाइएगा तो वही आंसर आ जाएगा आपका हाफ kx²। आप वही वैल्यू फिर भी आपको यहाँ से x निकाल लीजिए, लेकिन वापस से घूम के आपको आंसर वही आएगा, ये वाला जो बी पार्ट में आए वही सी पार्ट में भी आ जाएगा। यहाँ से आप सिंपली है k का वैल्यू क्या होता है, k इज जस्ट इक्वल टू, यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू होता है √k/m। ओमेगा² का वैल्यू आपका क्या आता है, k/m। ओमेगा² जो हो जाएगा यहाँ पे k/m का वैल्यू आ जाएगा, k/m लिख दीजिएगा तो फिर वापस से
कैंसिल होके वही आ जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा तरीके से आपको इस क्वेश्चन को